ओके, सबको स्लाइड शो हो रही है? Yes, sir. ओके, ओके, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो इसके दो पार्ट्स में, इसको दो पार्ट्स में किया जाएगा। जैसे पहले भी हमारे कुछ चैप्टर्स हैं जो दो दो पार्ट्स में किए गए हैं। पर्सनैलिटी और इंटेलिजेंस का था, उससे प्रीवियस जो था उसको हमने दो पार्ट्स में किया था, और इसको भी दो पार्ट्स में ही रखेंगे। चैप्टर 6 और 7 जो है हमारा स्ट्रेस मैनेजमेंट पे होगा। तो इसको स्टार्ट करते हैं आज। पार्ट 1 में हमारे पास जो चीज़ें होंगी उसमें हमारे जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, जिन चीज़ों को आज हमने एड्रेस करना है इस चैप्टर में, वो ये चार चीज़ें हैं। बेसिकली ये तीन चीज़ें हैं। जो स्ट्रेस एंड हेल्थ तीसरा पॉइंट जो है वो सेकंड पॉइंट में ही कंसिडर किया जाता है। तो इसलिए इसमें हमारे पास जो चीज़ें होंगी वो होंगी डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेसर्स। सेकंड चीज़ हमारे पास होगी वो होगी रिलेशनशिप ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेसर विद इलनेस। और थर्ड भी इसके साथ ही कंसर्न है, स्ट्रेस एंड हेल्थ। और लास्ट वन हमारे पास होगा एंजाइटी। और इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि बीच में कुछ चीज़ें ऐसी आएंगी जहाँ पे साइन एंड सिम्टम्स आएंगे स्ट्रेस के, कौन कौन सी नेचर की स्ट्रेस में कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट होगी उसमें अपने आप को असेस करना शुरू मत कर देना, ठीक है? क्योंकि ये चीज़ ऐसी है कि जो आप में से कुछ सेंसिटिव लोग होंगे वो उसमें सोचेंगे ये सिम्टम्स मुझे भी हैं। ऐसे सिम्टम्स हर किसी में होते हैं, ठीक है? लेकिन इसकी इंटेंसिटी जो है वो मैटर करती है, किसमें किस हद तक, किसमें कितनी ज़्यादा है। तो मैं एक चीज़ मज़ीद बता दूं कि स्ट्रेस जो है ये पॉजिटिव भी होती है। इसको हम नेगेटिव वे में ही कंसिडर करते हैं, ये पॉजिटिव भी होती है। इसलिए मैं ये बात करूं कि इसका साइकोलॉजिकली बड़ा इफेक्ट होता है लोगों को। अगर आप लोग ये समझना शुरू कर दें कि ये तो सिम्टम्स मुझ में भी हैं, ये प्रॉब्लम मुझे भी है, तो आप दिमागी तौर पे मरीज बन जाएंगे। इसलिए इसको आप लोगों ने ज़्यादा सीरियस कंसीडर अपने आप को बीच में इवेल्यूएट करते हुए नहीं करना, ठीक है? अब हम बात करते हैं स्ट्रेस। बेसिक स्ट्रेस होती क्या है? A stress of a state of mental or emotional strain or tension resulting from adverse or demanding circumstances. स्ट्रेस जब भी है ना ये होती ही आपकी जो है ना मेंटल बेस पे, लेकिन इसके इम्पैक्ट जो है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो बहुत सी चीज़ों पर निकलते हैं। ये आपके फिजिकल भी होते हैं, ठीक है? और ये ज़्यादातर आपकी मेंटल स्टेट जो डेवलप होती है ये होती है आपकी इमोशनल स्टेट लगती है। अब स्ट्रेन का तो दबाव, जब आप बहुत प्रेशर बहुत टेंशन फील करते हैं ना, ठीक है, तो वो आपका जो ना स्ट्रेस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। लेकिन ये पॉजिटिव होता है तब तक जब तक कि इसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ ना जाए। स्ट्रेस इज योर माइंड्स एंड और बॉडीज रिएक्शन टू एनी चेंज दैट रिक्वायर्स एन एडजस्टमेंट और रिस्पॉन्स that require an adjustment और रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स को आपको शायद याद भी होगा, एक जगह पे हमने रिस्पॉन्स और रिएक्ट भी पढ़ा था लास्ट चैप्टर में, ठीक है? उसी को कंसीडर कीजिएगा आप। द बॉडी रिएक्ट्स टू दीज चेंजेस विद फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल रिस्पॉन्स। देखिए इसका किसकी साथ रिस्पॉन्स, फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल। स्ट्रेस इज अ नॉर्मल पार्ट ऑफ लाइफ। इस पॉइंट को आप लोग फिर से कंसीडर कीजिएगा। स्ट्रेस इज अ नॉर्मल पार्ट ऑफ लाइफ। अगर आपको स्ट्रेस है या आपके सराउंडिंग में लोगों को स्ट्रेस है तो ये नॉर्मल चीज है, अनटिल अनलेस आप इसको अपने ऊपर बहुत ज्यादा हावी नहीं कर लेते, ठीक है? स्ट्रेस इज अ नॉर्मल पार्ट ऑफ लाइफ। यू कैन एक्सपीरियंस स्ट्रेस फ्रॉम योर एनवायरमेंट, योर बॉडी एंड योर थॉट्स। जस्ट एक मिनट होल्ड कीजिएगा, आप यूनिवर्सिटी से कॉल आ रही है, मैं उनको इन्फॉर्म कर। ओके, so stress is a normal part of life. You can experience stress from your environment, your body, and your thoughts. ये आपको स्ट्रेस कहीं से भी हो सकता है, आपके एनवायरनमेंट से, आपके एनवायरनमेंट से भी आपके थॉट्स डेवलप होंगी, आप पे आपके कॉग्निशंस पे इसका इम्पैक्ट आएगा, आपकी बॉडी पे बिल्कुल बॉडी चेंजेस भी अक्सर आता है। हमारे यहाँ पे तो स्पेशली कुछ लोग जो है ना
हेल्थ कॉन्शियस तो ज़्यादा हैं, तो वो जैसे ही थोड़ा सा मोटा होना शुरू होते हैं तो उसमें स्ट्रेस लेना शुरू करते हैं, वो मैं मोटा होना शुरू किया, मुझे ये प्रॉब्लम हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। सो ये रूटीन की चीज़ें हैं और ये चलती रहती हैं आपके साथ साथ। एंड जो थॉट्स, जो आपके जो ख्याल आते हैं, वही आपके थॉट्स इन चीज़ों की बेस पे, आपके इन्वायरमेंट पे, आपकी बॉडी पे या आपकी सराउंडिंग में जो चीज़ें हो रही हैं उनसे आपके थॉट्स डेवलप होती हैं। तो कुछ होती हैं थॉट्स आपकी जो सिर्फ इमेजिनेशन पे होती हैं, रियलिटी बेस्ड नहीं होती, तो उससे भी आपकी स्ट्रेस अक्सर जो है बनना शुरू हो जाती है। स्ट्रेसेस स्ट्रेसेस अगर मैं सिंपल बात करूं, जो फर्स्ट स्टेटमेंट लिखी भी है, जिस चीज की वजह से जिस चीज की वजह से आपको स्ट्रेस हो रही है वो स्ट्रेसेस होते हैं, कि जो उस स्ट्रेस का कॉज होते हैं, जिनकी वजह से वो स्ट्रेस बनती है। अगर हम देखें यहाँ पे, समथिंग दैट कॉजेज अ स्टेट ऑफ स्ट्रेन और टेंशन, कि कोई ऐसी चीज जिसकी वजह से आप पे दबाव पड़ रहा है, आप पे प्रेशर आ रहा है, आप टेंशन ले रहे हैं, ठीक है, वो जिस चीज की वजह से हो रहा है उसको बोलते हैं स्ट्रेसर्स। A stressor is a chemical or biological agent, environmental condition, external stimulus, or an event seen as causing stress to an organism. Psychologically speaking, a stressor can be events or environment. Psychologically speaking, a stressor can be events or environments that individuals might consider demanding, challenging, and or threatening individual safety. आपका कोई इवेंट, ठीक है, यानी कोई इंसिडेंट आपके साथ हो रहा है या किसी जगह पे गए, किसी आप किसी भी इन्वायरमेंट में, ठीक है, या किसी फंक्शन में है या घर में है या अकेले भी बैठे हुए हैं अगर आप, तो कुछ चीज़ें जो आपके थॉट्स डेवलप हो रही हैं, जो आपको प्रॉब्लमेटिक हैं, आपको तंग कर रही हैं, आपको फील होता है कि ये मुझे चलनी है या फिर मुझे थ्रेट है इन चीज़ों से, तभी आप उस चीज़ की टेंशन आप में क्रिएट होना शुरू होती है। और टेंशन जितनी बनती जाएगी, जितनी टेंशन की इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी, उतनी आपकी स्ट्रेस डेवलप होती जाएगी, और जितनी ज़्यादा स्ट्रेस डेवलप होती जाएगी उतनी आपकी इंजाइटी की तरफ आप मूव होना शुरू हो जाएंगे। खैर वो इंजाइटी का पार्ट आगे जाके आएगा। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन और या फिर टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। ये टाइप्स जो है इनके ऑलमोस्ट सारे सिम्टम्स भी सिमिलर होते हैं, लेकिन ये इंटेंसिटी की बेस पे जो है डिफर होती जाती है एक दूसरे से। फर्स्ट वन है हमारे पास एक्यूट स्ट्रेस, सेकंड वन है एपिसोडिक एक्यूट स्ट्रेस, और लास्ट वन है हमारे पास क्रॉनिक स्ट्रेस। एक्यूट स्ट्रेस नॉर्मल है, इसको पॉजिटिव ही कंसीडर किया जाता है, ये इतनी खतरनाक है, ये खतरनाक होती ही नहीं है। एपिसोडिक जो है ये थोड़ी सी खतरनाक सिचुएशन में आना शुरू हो जाती है, और क्रॉनिक जो है ये मोस्ट डेंजरस कंसीडर होती है, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वन से, एक्यूट स्ट्रेस। एक्यूट स्ट्रेस जो है इसका ड्यूरेशन देख देखें, जैसे मैंने आगे ब्रैकेट में लिखा भी है शॉर्ट टर्म, इसका ड्यूरेशन शॉर्ट टर्म होता है, ये बहुत लॉन्ग टर्म में नहीं चलती। तो इसमें अगर हम देखें, एक्यूट स्ट्रेस इज यूजुअली ब्रीफ, ठीक है, ये मुख्तसर सी होती है, थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन इसका होता है, अगर हम इसको कवर कर लें तो। इट इज़ द मोस्ट कॉमन एंड फ्रीक्वेंट प्रेजेंटेशन, ये ऑलमोस्ट सबको ही होती है। तो इसकी एग्जांपल आप ये ले लें कि अगर आपको असाइनमेंट पे मिली है, उसकी डेडलाइन है, तो आप उसकी टेंशन होती है कि इस डेट तक मुझे इसको कंप्लीट करना है, तो वो आप स्ट्रेस तो ले रहे हैं लेकिन वो पॉजिटिव है, ठीक है। लेकिन अगर आप उसको कंट्रोल नहीं करते तो ये नेगेटिविटी में भी कन्वर्ट होती है। आपको आपकी प्रेजेंटेशन है, आप स्ट्रेस ले जाते हैं, लेकिन क्या है उसका शॉर्ट टर्म है, जब तक वो प्रेजेंटेशन नहीं होती तो वो डेडलाइन नहीं आती, आप थोड़ी टेंशन लेते रहते हो, उसके बाद नॉर्मल हो जाते हो आप लोग। तो ये स्ट्रेस से समटाइम आपको काम को मुकम्मल करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए हेल्प करती है, लेकिन जब तक आप उसको अपने ऊपर हावी नहीं कर लेते। Acute stress is most often caused by reactive thinking. किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा बार-बार सोचते रहें तो वो आहिस्ता-आहिस्ता स्ट्रेस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। Negative thoughts predominate about situation or events that have recently occurred. नेगेटिव थॉट्स किसी के बारे में जो अभी करंटली या आने वाले वक्त में, जैसे देखें अगला और अपकमिंग सिचुएशन, जो भी चीज़ अभी आनी है लेकिन इसका ड्यूरेशन थोड़ा है, थोड़े टाइम के बाद कोई चीज़ आनी है, जैसे आपकी प्रेजेंटेशन 10-15 मिनट बाद है या आपकी प्रेजेंटेशन आधे पौने घंटे बाद है, तो उसकी आपको टेंशन हो रही है, तो आप स्ट्रेस ले रहे हैं चीज़ की, तो ये इसका ड्यूरेशन बहुत शॉर्ट है। या कोई चीज़ अभी रिसेंटली होगी, ठीक है, रिसेंटली क्या हो गया,
कि आपको आपके पेरेंट्स ने डांट दिया, आपकी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि आपको डांट पड़ेगी या आपको मारा जाएगा, आपको पेरेंट्स ने डांट दिया, आपका हाथ उठा दिया, ठीक है, तो आप उस चीज़ स्ट्रेस लेके नहीं सकते। ये नहीं रिसेंटली जो हुआ उसकी हद तक है, यहाँ आपका बस कुछ टाइम के बाद जो चीज़ आने वाली है उससे रेलिवेंट है। Our upcoming situations, events or demands in the near future. नियर फ्यूचर ज़्यादा लॉन्ग टर्म की बात नहीं है, ये छोटे से टाइम की होती है। अब ऐसी स्ट्रेस जो है, जो एक्यूट स्ट्रेस है, इसके सिम्टम्स जो हैं वो क्या है? इमोशनल डिस्ट्रेस। इमोशनल डिस्ट्रेस का मतलब ये है कि आप इमोशनली डिस्टर्ब हो जाते हो, जैसे गुस्सा आ गया, या फिर इतनी टेंशन हो गई समझ नहीं आ रही क्या करें तो रो पड़े। स्पेशली फीमेल से पाई जाती है ये चीज़ कि कभी होता है वो अपना गुस्सा नहीं निकाल पा रहे होते हैं और स्ट्रेस उनको होती है और समझ नहीं क्या करें तो गुस्से में रो पड़ती है, ठीक है। ये इमोशनल डिस्ट्रेस है, आप उस टाइम स्ट्रेस में हो। दूसरी चीज़ क्या हो सकती है आपके? मस्कुलर डिस्ट्रेस। मस्कुलर डिस्ट्रेस में क्या होता है, कुछ लोग जब टेंशन में होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, उनको खिंचाव शुरू हो जाता है अपनी बॉडी में, उनके मसल्स जो हैं वो पुल होना शुरू हो जाते हैं। किसी को कंधों में खिंचाव महसूस होगा, किसी को बाजू पे खिंचाव महसूस होगा, किसी की टांग में खिंचाव महसूस होगा। इन जो मसल्स हैं उसमें खिंचाव होना शुरू होता है जो है टेंशन से। लेकिन ये भी नॉर्मल चीज़ है, कोई ज़्यादा आपसे पे मैं इसलिए कहा इसको अपने आप से लिंक करना शुरू कर दीजिएगा, वरना आप लोग सोचेंगे हम लोग तो बस मरने वाले हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ट्रांसेंट स्टमक। स्टमक का क्या है, इसकी आप इस एग्जांपल मैं पहले भी मतलब दे चुका हूँ कि जब आप लोगों की प्रेजेंटेशन आती है तो आगे पेट में गड़बड़ शुरू होती है, पेट में मरोड़ उठते हैं, गुड़ की आवाज़ आती है कि बस मेरी प्रेजेंटेशन आ रही है, मैं वो आपको स्ट्रेस जो है ना वो आप पे हावी हो रही है, ठीक है। आपके पेट में कुछ होना शुरू हो जाएगा, किसी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है टेंशन से, स्ट्रेस से, तो वो ये आपका ट्रांजेंट स्टमक जो है ना ये उसकी वजह से होगा मामला। और नेक्स्ट आपके पास है ट्रांजेंट हाइपर अरोजल। हाइपर अरोजल में क्या चीज़ आती है आपके पास कि आपके हाथों में पसीना आना शुरू हो जाएगा, पाँव में पसीना आना शुरू हो जाएगा, आप ठंडे हो जाएंगे, ठीक है। अगर अक्सर होता है कि आपको कोई काम करना हो ना, जैसे आपकी प्रेजेंटेशन आनी हो, तो फर्स्ट एक्सपीरियंस है, इससे पहले आपका कभी एक्सपीरियंस नहीं हुआ, तो शायद आपका फ्रेंड आपको हाल गया तो आप ठंडे हुए हैं उस टाइम, ठीक है। तो आपको जो पसीना आ रहा है हाथों में, पाँवों में पसीना आ रहा है, आप घबराना शुरू हो गए हैं, ठीक है। तो वो आपकी जो ना वो ट्रांजिट हाइपर अरोजल है। ये कुछ चीज़ें होती हैं जो एक्यूट स्ट्रेस की साइन एंड सिम्टम्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है एपिसोडिक एक्यूट स्ट्रेस। जो हमने बात की थी एक्यूट स्ट्रेस की, ये वही चीज़ है, लेकिन अगर उसका ड्यूरेशन हम बढ़ाते जाएं, हम वो जो चीज़ गुजर गई अब हमें उसे छोड़ देना चाहिए, लेकिन नहीं, हम फिर भी उसी के साथ लिंक हैं, हम छोड़ नहीं, नहीं 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 मैं मुझसे बस कुछ नहीं होगा। हर टाइम हम क्राइसिस में और टेंशन में जिंदगी गुजारते हैं ना, उससे फिर क्या होता है कि हमारा एपिसोड की तरफ हम कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। अगर हम इसकी बात करें, द इंडिविजुअल्स हु फ्रीक्वेंटली सफर एक्यूट स्ट्रेस often live a life of chaos and crisis. यानी द इंडिविजुअल हु फ्रीक्वेंटली सफर, फ्रीक्वेंटली वो एक्यूट स्ट्रेस हमने भी पीछे पढ़ा था पिछली स्लाइड में, उसको फ्रीक्वेंटली वो उसको उसे सफर कर रहा है, ठीक है। और एक ऐसी जिंदगी है जो केओस और क्राइसिस से भरी पड़ी है, जिसमें बस टेंशन हैं और दुनिया फसाद की बस बातें चल रही है। तो इसमें दो तरह की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, वो हम आगे जाकर देखते हैं। दे आर ऑलवेज इन अ रश और फील प्रेशर्ड। हर टाइम वो बस प्रेशर में रहते हैं। तो आपको ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे भी, तो अगर मिले तो कोशिश करेंगे कि उनको नॉर्मल करने की तरफ लेके आए। They take on many responsibilities and usually cannot stay organized with so many time demands. हम से भी कुछ लोग होते होंगे जिन्हें कोई काम असाइन किया जाता होगा ना, जी मैं कर लूंगा, किसी ने आगे कोई काम का ये कर दो, हाँ मैं ये भी कर दूंगा, किसी ने कर दिया, हाँ मैं ये कर लूंगा, सारे काम एक ही टाइम इकट्ठे ले लेते हैं, बाद में उनसे संभाले नहीं जाता। तो फिर क्या होता है, फिर उनको गुस्सा आना शुरू होता है, वो फिर उनमें बस दिक्कत तक किसी पर फूट पड़े, लेकिन किसी को इनकार भी नहीं कर पा रहे होते, ठीक है। इसलिए एक बात कहते हैं टाइम मैनेजमेंट की जब चीज़ पढ़ाई जाती है, उसकी ट्रेनिंग होती है, उसकी वर्कशॉप्स होती हैं टाइम मैनेजमेंट की, तो उसमें अक्सर ये बात कही जाती है, करेज टू से नो, ना कहने की भी हिम्मत पैदा करें, ठीक है। हर बात पर ओके ओके करना जरूरी नहीं होता। तो जब लोग ओके ओके करते हैं फिर ये काम होता है, अगर आप बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने सर पर ले लेते हैं और फिर आप डेफिनेटली क्राइसिस और chaos में आप लोग आएंगे, तो उसके बाद इन चीज़ों के बेस पे फिर दो चीज़ें होंगी जो आगे जाके लिखी भी हुई है। These individuals are
perpetually in the grips of acute stress overload। बात वही आ गई जो पहले acute stress थी, अब उसका overload है, यानी आप अपने ऊपर खुद ही स्ट्रेस के लिए चीजें क्रिएट करते जा रहे हो। तो इसका इम्पैक्ट जो दो चीजें मैं कह रहा था वो दो तरह की आती हैं, दो तरह के लोग होते हैं इसके मुताबिक। एक होता है जिसको बोलते हैं टाइप ए। टाइप ए के जो लोग होते हैं ये होते हैं एग्रेसिव, ठीक है। ये लोग बस गुस्सा, जज्बात, बहुत जज्बाती लोग होते हैं ये। जैसे देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ब्रैकेट में, एक्सेसिव कंपेटिटिव ड्राइव। इनको कोई चीज होती है जो ड्राइव आगे से ड्राइव करती है, नहीं बस गुस्सा निकालो, बहुत ज्यादा तुम टेंशन ले रहे हो, तुम्हारे पास इतना कुछ आ गया, तुम नहीं कर सकते, तुम बस कुछ बस छोड़ दो इस चीज, तुमसे नहीं होना, ठीक है। बार बार उसको चीज फोर्स करती रहती है इस चीज के लिए। तो उससे फिर क्या होता है, एग्रेसिवनेस, आप में गुस्सा पैदा हो जाता है। आप फिर हर ऐसे गुस्से में बात करोगे, लड़ोगे, झगड़ोगे, हर टाइम चीखना चिल्लाना शोर शराबा चलता रहेगा आपका। इम्पेशंस, बेसब्र, सब्र नहीं है, मैं जो चीज करनी है बस मुझे अभी काम है, मुझे अभी करके चाहिए, मुझे अभी चाहिए, मैं कल पे बात जाने देनी नहीं, मुझे अभी चाहिए बस। इम्पेशंस में ये बेसब्र नशे के जज्बाती होते हैं, गुस्सा हर टाइम नहीं होता है। सेंस ऑफ टाइम अर्जेंसी, वही बात आ गई, जब इम्पेशंस है तो टाइम अर्जेंसी है कि हर काम इनको जल्द से जल्द चाहिए। हॉस्टैलिटी एंड इनसिक्योरिटी, ये इनसिक्योरिटी हॉस्टाइल हो जाते हैं। हॉस्टाइल का मतलब ये है बस फिर किसी पे हाथ उठाना पड़े, किसी को मारना पड़े, ये गुस्से में वो भी करके करते हैं। तो इसलिए ये वाले जो लोग हैं ये आप समझ लें कि ज्यादा केओस क्रिएट करते हैं, ज्यादा लड़ाई झगड़ा और लोगों को अपने आप से दूर या खुद करते हैं। तो बाद में ये कहते हैं कि लोग हमारे साथ चलते नहीं है, मेरी कोई बात मानता नहीं, मेरी सुनता नहीं। क्यों? क्योंकि आप हर एक से बदतमीजी कर रहे हो, हर एक से लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, गुस्सा कर रहे हो, ठीक है। तो लोग आपसे खुद ही दूर होते हैं। तो दूसरी टाइप इसमें आती है वो है वॉरियर्स। वॉरियर्स क्या है? ये हर टाइम हर चीज में नेगेटिविटी निकालते रहते हैं। जैसे मैं पहले भी बात की थी कि कुछ लोग होते हैं जो ऑप्टिमिस्ट होते हैं, कुछ पेसिमिस्ट होते हैं। और जो पेसिमिस्ट होते हैं तो हमेशा आपको स्ट्रेस में ही नजर आएंगे। और जो वॉरियर्स हैं ये क्या करते हैं, हर चीज में एक्टिविटी। जैसे अगर आप आगे देखें, believes the world is a dangerous unrewarding place where awful is always about to happen। इन लोगों से जब भी बात करें तो यार दुनिया में क्या रखा है, और यार इसमें क्या रखा है, और यार इधर कोई फायदा ही नहीं है, इसमें तो ये होना ही नहीं है, ये दुनिया तो बेकार है, हम यहाँ पे क्या है ना जिंदगी बर्बाद करने आ गए हैं, यहाँ तो कुछ होना नहीं है। आप ही क्लास में से कुछ एग्जाम्पल्स हैं, कुछ लोग खुद ही समझ जाएंगे। जब मैंने उनको पास स्टडीज की एक असाइनमेंट दी थी तो उन्होंने लिखा हुआ था अपने असाइनमेंट में, पाकिस्तान में क्या रखा है, पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है, पाकिस्तान तो ये, पाकिस्तान तो वो। ये वो लोग हैं जो वॉरियर्स हैं, हर चीज में नेगेटिविटी। वो ये इन्हीं चीज़ों में टेंशन पाल देते हैं, अगर मैं पाकिस्तान में रहूंगा तो मैं तो मेरे अगर कोई फ्यूचर नहीं है, तो मेरे साथ ये नहीं हो पाएगा, मेरे साथ ये नहीं हो पाएगा, यहाँ पर कुछ रखा ही नहीं है। वो ये इसी टेंशन को पालते रहते हैं। और अगर हम आगे देखें तो आगे लिखा भी है एंशियस डिप्रेस। ये हर टाइम डिप्रेस में, टेंशन में, इन्हीं चीज़ों में बैठे रहते हैं। इनको बस नेगेटिविटी के अलावा काम ही नहीं है इनको। तो वो नेगेटिविटी पाल पाल के अपने खून चलाते रहते हैं और आहिस्ता आहिस्ता फिर ये पेशेंट बन के किसी हॉस्पिटल में रहते हैं, ठीक है। इनके अगर हम साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो साइन एंड सिम्टम्स में इनके भी ऑलमोस्ट वही हैं जो पहले वाले थे। इमोशनल डिस्ट्रेस पहले बात हो चुकी है, मस्कुलर डिस्ट्रेस ऑलरेडी हो चुका है, ट्रांजिट स्टमक वो भी हो चुका है, ट्रांजिट हाइपर अरोजल वो भी ऑलरेडी हो चुका है। नेक्स्ट है कॉग्निटिव डिस्ट्रेस। जब आप इस हद तक एग्रेसिव या इस हद तक आप पेसिमिस्ट हो जाते हो ना, तो आपका दिमाग जो सही तरीके से काम कर सकता है उस तरह से नहीं करता। आप देखें जब इंसान गुस्से में आता है तो वो अक्सर ऐसी चीजें कर देता है जो उसको बाद में एहसास होता है मैंने गलत की। वो एक मूवी भी थी, जेल मूवी थी, तो उसमें एक बंदे को जेल हुई होती है, तो वो पूछते हैं, तीन चार बैठे होते हैं कैदी, आपस में पूछते हैं तुम किस जुर्म में आए, तो बता देते हैं कि मैं इस जुर्म में आया हूँ, मैंने ये काम किया था, मैं जुर्म में आया। तो उसमें एक बंदे से पूछते हैं तुम किस जुर्म में आए हो, कहता है मैंने अपनी वाइफ को कत्ल किया था। कहता है क्यों? कहता है बस 2 मिनट का गुस्सा था, 2 साल से भुगत रहा हूँ। ये सिचुएशन है कि आपका दिमाग उस टाइम उस तरह से आपको सपोर्ट करता है, आपका दिमाग उस तरह से काम नहीं करता और उसके बाद कॉग्निशन दिमाग का प्रोसेस जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जब आप एपिसोडिक एक्यूट स्ट्रेस की तरफ आते हैं। और नेक्स्ट है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप डेटेरियोरेट। अब ये क्यों होता है? आपके जो रिलेशनशिप्स हैं लोगों के साथ वो डिस्टर्ब होते हैं। जैसे मैंने पहले बात की टाइप ए के जो लोग हैं, हर टाइम जब लोगों से लड़ेंगे झगड़ेंगे, हर किसी से बदतमीजी कर रहे हैं, लोग खुद ही उनसे हटते हैं कि यार बंदे बदतमीज किस्म है। और जब उनसे लोग हटते हैं तो उस चीज को वो गुस्सा होते हैं,
तो मुझे मुझे मेरे साथ कुछ चलता नहीं है, तो मुझे कुछ करता नहीं है, मेरे साथ मुझे कुछ सपोर्ट नहीं करता, भाई क्यों करे तुम्हें सपोर्ट? तो है, सपोर्ट की जरूरत उनको डेफिनेटली रहती है तब भी। नेक्स्ट हमारे पास है क्रॉनिक स्ट्रेस। अब जो क्रॉनिक स्ट्रेस है ये सबसे ज्यादा हार्मफुल, सबसे ज्यादा नुकसानदेह ये वाली है। और जब आपको ऐसा कोई बंदा मिले जिसमें ये सिम्टम्स हों तो उसको हेल्प की जरूरत है, बहुत जरूरत है। हम देखते हैं इसमें, क्रॉनिक स्ट्रेस इज द मोस्ट हार्मफुल टाइप ऑफ स्ट्रेस। ये सबसे ज्यादा हार्मफुल है ये। Chronic stress can set in when an individual feels hopeless. जब कोई बंदा ये फील करता है कि बस अब मेरे कोई उम्मीद नहीं बची, अब सब खत्म है, ठीक है, उस वक्त आप क्रॉनिक स्ट्रेस की तरफ मूव कर रहे हैं। Does not see and escape from the cause of stress and gives up on seeking solutions. कि आपको कोई रास्ता नजर नहीं आता कि मैं किसी तरह से स्ट्रेस से निकल सकता हूँ, आप हिम्मत छोड़ते हो, नहीं अब मेरे पास कोई हल नहीं है, अब मेरे पास एक सोल्यूशन है, या तो मैं मर जाऊँ या मैं किसी को मार दूँ, बस कोई दूसरा रास्ता मेरे पास नहीं है। ठीक है, ये क्यों होता है, इसके क्या रीजंस होते हैं, किस वजह से क्रॉनिक स्ट्रेस में लोग आना शुरू हो जाते हैं? इट कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म पॉवर्टी। जो लोग कई अरसे से गुर्बत का शिकार है, ठीक है, जब तक इंडिविजुअल होते हैं, अकेले होते हैं, लोग गुजारा करते हैं, जब उनकी फैमिली होती है, जब उनके सामने उनका बच्चे भूख से मर रहे हैं, ठीक है, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, टेंशन है, किस किस हद तक लोग करेंगे? क्राइम की तरफ जाएंगे, कि ना किसी से पैसा लेके आएंगे, किसी तरह से करें, नहीं आएंगे तो टेंशन से वो खुद ही मरना शुरू हो जाएंगे। तो फिर वही करेंगे, या तो किसी से मैं पैसा छीन के या किसी क्राइम की तरफ आऊँ, या मैं किसी को मारूं, कुछ ना कुछ मैं करूँ, मेरे बच्चे मुझसे भूखे नहीं देखे जाते, ठीक है। रिपीटेड अब्यूज इन एनी फॉर्म, किसी भी तरह के अब्यूज, इवन के जो हम लोग बुली करते हैं स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, वो भी इसकी एक फॉर्म है जो अब्यूज में आती है। इसी तरह चाइल्ड अब्यूज, जो बच्चे इस चीज का शिकार रह चुके होते हैं, आपको थ्रू आउट लाइफ वो लोग डिस्टर्ब ही नजर आएंगे जब तक उनको कोई इमोशनल सपोर्ट ना मिले। अनएम्प्लॉयमेंट, अभी तो खैर आप लोग इस फेज में नहीं आए, अनएम्प्लॉयमेंट का फेज जो है ये लोगों को बहुत ही टेंशन देता है। और इसकी एक बेहतरीन एग्जांपल ये है कि एक मरतबा कराची में एक लड़का अच्छा सा क्वालिफाइड, हर चीज में जबरदस्त था, तो उसका गवर्नमेंट जॉब के उसका इंटरव्यू हुआ, और जो इंटरव्यू पैनल था उसमें से जो एक फीमेल थी उसने ये बात बताई थी। वो कहती है कि जब वहां पर इंटरव्यू हुआ तो जितने कैंडिडेट्स थे उन कैंडिडेट्स में से सबसे टॉप पे कैंडिडेट वही आया, लेकिन क्या हुआ, हम लोगों ने उसको सेलेक्ट कर लिया, पीछे से हमें जनाब जो है पॉलिटिकल प्रेशर आना शुरू हो गया, नहीं ये हमारा ये बंदा है, इसको आप लोगों ने अपॉइंट करना है। कहते हैं हम लोगों ने कहा कि नहीं ये इस मेरिट पे नहीं आ रहा, तो जो लोग मेरिट पे आ रहे हैं हम उनको कर रहे हैं। कहते हैं हमने कहा कि आपकी जॉब नहीं जाएंगी फिर आप ऐसा नहीं करेंगे। कहते हैं हमें मजबूरन जो है वो उसको फिर करना पड़ा, जो हमें रेफरेंस आया था जिसके बारे में कहा गया सिफारिश है कि इसके बारे में आप लोग करें, तो उसको हमें जॉब नहीं देनी पड़ी जो मेरिट पे था। तो ठीक एक साल बाद न्यूज आई, और न्यूज में दहशतगर्दी में लड़का मारा गया था, और वो लड़का वही था जिसको हमें जॉब नहीं थी। अनएम्प्लॉयमेंट, जब किसी का भूख पड़ी हो, अनएम्प्लॉयड है और वो उसको किसी भी चीज नहीं मिली, तो वो भी क्रॉनिक स्ट्रेस की वजह से किसी भी हद तक जा सकता है, लोग दहशतगर्दी तक भी चले जाते हैं। उसको किसी को मारना पड़े तो उसको उसकी टेंशन नहीं थी कि वो खुद भूख से मारे। नेक्स्ट है डिसफंक्शनल फैमिली। ये अगर आपकी फैमिली ही डिस्टर्ब है, ये हमारे यहाँ पे तो हमारे कल्चर में तो ये बहुत ज़्यादा चलता है, अभी तुम्हारी क्या नाम है, बेगम ने ये कर दिया, बेगम के पास अभी माँ ने ये कर दिया, तो बंदा भी इसी टेंशन में रहता है और सारे इन्हीं चीज़ों में उलझे रहते हैं, ठीक है। तो इसी तरह फीमेल्स भी डिस्टर्ब रहती हैं, मेल भी डिस्टर्ब रहते हैं, ओवरऑल फैमिली सिस्टम डिस्टर्ब रहता है, और करते 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 आप लोग एक दूसरे को मरने मनाने तक बात पहुंच जाती है। और यहाँ पे जो है हमारे यहाँ पे रिमोट एरिया स्पेशली वहाँ पर ये काम चलते भी हैं, वो मार भी देते हैं किसी बंदे को पता नहीं चलता, उनका ये रूटीन का काम होता है। पुअर वर्क इन्वायरमेंट, अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं वो इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, आपको वहाँ पर जलील किया जाता है, आपकी कोई इज्जत नहीं है, आपकी तस्लील लगातार चलती है, तो आहिस्ता आहिस्ता आप अपने अंदर जहर पालते जाते हो, और जिसका इम्पैक्ट बहुत ही खतरनाक हो सकता है।
और एन अनहैप्पी मैरिज कैन कॉज सिग्निफिकेंट क्रॉनिक स्ट्रेस। अगर आपकी शादी सही नहीं चल रही, तो अभी आप लोग है इस फेज में नहीं है, जब इस फेज में अगर आप देखी जाएगी तो अल्लाह से उम्मीद है कि ऐसा किसी के साथ ना भी हो। तो इसके साइन एंड सिम्टम्स जो हैं वो ऑलमोस्ट वही हैं जो पहले चलते आ रहे हैं, लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेज जो हैं, इसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत खतरनाक है। जैसे अगर हम अगला सेकंड पॉइंट देखें, मेंटल एंड फिजिकल ब्रेकडाउन लीड्स टुवर्ड्स सुसाइड, वायलेंट एक्शंस, हार्ट अटैक्स, स्ट्रोक्स एक्सेट्रा। कि इसका जो हमारे पास कॉन्सिक्वेंसेज आते हैं वो यहाँ तक आते हैं, यहाँ तो बंदा सुसाइड कर लेता है, या वायलेंट एक्शन है, उसे किसी को मारना पड़े, कुछ करना पड़े, उसको कोई टेंशन नहीं। तो अगर वो कहीं भी अपना गुस्सा नहीं निकाल पा तो वो हार्ट अटैक तक जा सकता है स्ट्रेस ले लेके। ठीक है, ब्रेन हैमेज उसको हो सकता है, स्ट्रोक्स जो हो सकते हैं उसको, ये सारे मामला तो उसको अगर कंट्रोल ना किए जाए, वो ऐसे बंदे को बहुत ज़रूरत होती है काउंसलिंग की। काउंसलिंग उनके लिए बहुत कंपल्शन होती है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया रिलेशनशिप ऑफ स्ट्रेस विद इलनेस। ये जो है रिलेशनशिप स्ट्रेस का इलनेस के साथ वो क्या क्या हो सकता है। इसमें देखें, जैसे पहले बात है कि मैं कहता हूँ जब रिलेशनशिप ऑफ स्ट्रेस विद इलनेस के साथ आएगा तो स्ट्रेस एंड हेल्थ की जो बात थी वो भी इसमें कंसिडर होगी। तो ये वही पॉइंट्स है। अगर हम फर्स्ट पॉइंट देखें तो इसका इम्पैक्ट हमारे पे यहाँ पे भी आता है कि स्ट्रेस हमारे कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस जो है वो पैदा होना शुरू होती हैं। जैसे अभी पिछले स्लाइड में गुजरी भी है बात एक हार्ट अटैक की। आपको दिल की बीमारियां, आपकी शरीयाने सुकड़ना शुरू होती हैं, आपकी जो वेन्स हैं ये सुकड़ना शुरू हो जाती हैं, आपको ब्लड की सप्लाई उस तरह से नहीं होती जिससे आपको फिर दिल की बीमारियां भी होती हैं, आपको हार्ट अटैक्स भी होते हैं। तो ये जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज हैं ये आपकी शुरू होती हैं स्ट्रेस की वजह से। नेक्स्ट हमारे पास है अपर रेस्पिरेटरी डिजीज। आपको सांस के मसले होना शुरू होते हैं, आपको सांस उखड़ना शुरू हो जाता है। कुछ लोग होते हैं जिनको अगर आप डांटो ना तो उनका सांस चले जाता है, उनको पिटा के, स्पेशली छोटे बच्चे जो होते हैं जो बड़े सेंसिटिव होते हैं, जब आप उनको डांटो, उनको गुस्सा करो ना तो उतनी टेंशन नहीं लेते हैं कि वो रोते रोते उनका सांस भी उखड़ जाता है। फिर पेरेंट्स उनके हाथ माले रहते हैं, कहीं किसी पाँव मारते हैं बच्चे को, सांस आए उसका रब करते रहते हैं उसको, बस किसी में सांस आए इसका। ठीक है, तो ये आपका होता है कि कुछ लोगों को सांस का मसला होना शुरू होता है इस वजह से। और देखिए अस्थमा जो है, अस्थमा की बीमारी भी मोस्टली लोगों को स्ट्रेस की वजह से होती है। नेक्स्ट हमारे पास है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। कि आपका, जैसे अभी एक पॉइंट पिछले गुजरा भी था, अनहैप्पी मैरिज, उसकी वजह से होता है कि इंसान बहुत सी दूसरी गलत हरकतों की तरफ जो है डाइवर्ट होना शुरू रहता है, जिसकी वजह से उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि उसकी हेल्थ बहुत सफ़र करती है, जिसको HIV के नाम से जानते हैं। तो पूरा नाम इसका ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस होता है। HIV जब स्टार्ट आपको हो जाता है और फिर बढ़ते बढ़ते ये आपका एड्स तक चले जाता है। अगर ये कंट्रोल ना हो तो ये एड्स में चले जाता है और एड्स से फिर अल्टीमेटली आपकी डेथ है। नेक्स्ट आपका इम्यून सिस्टम एंड फिजिकल हेल्थ। जब आप स्ट्रेस में होते हैं, टेंशन में होते हैं, तो आप देखिए बहुत से लोग होते हैं जिनको किसी को भूख, या तो टेंशन में भूख नहीं लगेगी या टेंशन में बहुत भूख लगेगी। तो उनका इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब होता है। जैसे ही वो टेंशन में होंगे उनके पेट में दर्द शुरू हो जाएगी, किसी कुछ लोगों का पेट खराब भी हो जाता है टेंशन से। जब वो बहुत ज़्यादा टेंशन लेंगे तो नींद नहीं आती, जब सुबह उठने का पेट खराब होता है। तो वो सारा सिस्टम क्या है कि वो आप पैनिक हो रहे हो, आप टेंशन ले रहे हो, उस वजह से आप इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब हो रहा हो, तो डेफिनेटली फिजिकल हेल्थ उससे इफेक्ट हो रही है। और जितनी आप टेंशन ले रहे हो डेफिनेटली आपका मेंटल हेल्थ तो आपकी डिस्टर्ब है। तो आपकी पूरी बॉडी जब आपके दिमाग से कंट्रोल हो रही है, और जब आपका मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब है तो डेफिनेटली आपकी पूरी बॉडी डिस्टर्ब है। जैसे मैंने बात की थी आपको ब्रेन हैमरेज की भी, वो भी स्ट्रेस की वजह से होता है। और दो पेशेंट मैं अपनी ज़िंदगी में देख चुके हैं जो सिर्फ अपनी फैमिली के प्रेशर की वजह से, अपनी फैमिली की तरफ से बहुत उनको जलील किया जाता था। और यहाँ तक कि वो रहते वैसे फॉरेन में थे और उनको कभी वापस नहीं आने दिया जाता कि तुम वापस आओगे तो तुम ना आओ, घर में फंक्शन आ गया तो उसके कहते नहीं तुम पैसे बचे तुम खुद रन करो। ठीक है, वो इतनी टेंशन लिया, वो ब्रेन हैमरेज से उनकी डेथ हुई उन लोगों की। तो इसलिए ये चीज़ें हमें कुछ देखनी पड़ती हैं, फैमिली को सपोर्ट करना चाहिए इन चीज़ों पे। लास्ट हमारा टॉपिक है एंजाइटी। एंजाइटी होती है, जैसे मैंने बात की थी
पहले स्ट्रेन होता है, आप उससे प्रेशर आना शुरू होता है, प्रेशर से करते करते वो कन्वर्ट होते हैं आपकी टेंशन में, टेंशन बढ़ती बढ़ती स्ट्रेस में कन्वर्ट होती है, और स्ट्रेस का ड्यूरेशन अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो ये बढ़ते बढ़ते एंजाइटी में कन्वर्ट हो जाती है। एंजाइटी क्या है? फीलिंग ऑफ वरी, nervousness or unease about something with an uncertain outcome। कि हम लोग बहुत घबराते हैं, नर्वस होते हैं, इजी फील नहीं करते किसी ऐसी चीज के बारे में जिनका हमें पता ही नहीं कि इसका रिजल्ट क्या आना है, वो कल को क्या रिजल्ट आना है, क्या सिचुएशन होनी है, क्या स्नैरी होना है, हमें उसका कोई पता नहीं, लेकिन उसके बारे में सोच सोच के खौफ अपने अंदर पैदा कर करके हम लोग अपने आप का नुकसान कर देते हैं। Anxiety is your body's natural response to stress। जो आपकी एंजाइटी है ये आपकी बॉडी का नेचुरल रिस्पॉन्स है किसको? स्ट्रेस को। जब स्ट्रेस आगे बढ़ती जाती है तो फिर आपके ऊपर इम्पैक्ट होना शुरू होता है। और आप देखें कि कुछ लोग आप में से शायद हों, लेकिन अल्लाह ना करे कोई ऐसे हों, जब हम लोग स्टूडेंट्स हैं तो हम लोगों ने देखा, और स्पेशली फीमेल स्टूडेंट्स कुछ बहुत से देखी हैं जो अपने आप को कट्स लगाती है। जब कोई चीज़ नहीं मानी जा रही, कोई बहुत टेंशन है और कोई उसका टाइम बढ़ता जा रहा है, उनको समझ नहीं आ रही कि गुस्सा किस पे निकालें, तो ब्लेड पकड़ के अपने बाजू पे कट्स लगाना शुरू कर दें। और जब हमें उनका पता चलना शुरू हुआ तो फिर जाकर उनकी हेल्प करना शुरू की, उनकी थोड़ी काउंसलिंग स्टार्ट की ताकि ये थोड़ा नॉर्मल हो। अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग नॉर्मल है, लेकिन ऐसा होता है और ये एंजाइटी का आपका एक इम्पैक्ट रहा होता है। इट्स अ फीलिंग ऑफ फियर और apprehension about what's to come। फीलिंग ऑफ फियर, ये आपके अंदर एक खौफ, आप अपने अंदर खौफ पैदा कर जाते हैं। तो अगर तो ये खौफ आपका किसी चीज के लिए 4 5 6 मंथ से ज्यादा चलता आ रहा है तो ये आपकी एंजाइटी बढ़ रही है। अगर तो ये पहले की हद तक था तो ये आपका सिर्फ स्ट्रेस क्रिएट कर रहा था, लेकिन इसका ड्यूरेशन इतने मंथ से ज्यादा बढ़ता जा रहा है तो ये अब आपकी एंजाइटी में कन्वर्ट हो चुका है। अब हमारे पास एंजाइटी के ऐसे कौन कौन से डिसऑर्डर्स आते हैं, क्योंकि आपकी फील्ड हेल्थ से रिलेटेड है। बेशक आपकी फील्ड फिजिकल थेरेपी की है, न्यूट्रिशन की है, तो उसमें भी ये सब चीज़ें कंसिडर होती हैं। बहुत से लोगों की बॉडी जो है, उनकी शेप जो है वो ख़राब हो जाती है। क्यों? स्ट्रेस की वजह से, एंजाइटी की वजह से। वो बहुत ज़्यादा खाते हैं। जो आपके न्यूट्रिशनिस्ट हैं वो जो डाइट प्लान देते हैं वो क्यों देते हैं? ठीक है, वो डाइट प्लान इसलिए देते हैं कि उनकी मेंटल हेल्थ भी डिस्टर्ब ना हो। अभी तो है आप लोग इनिशियल स्टेज पे, ऐसे से जब आप लोग फर्दर जाते हो तो आप मुझे समझते हैं कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ। तो फर्स्ट वन हमारे पास आता है पैनिक डिसऑर्डर। जो इसके डिसऑर्डर की टाइप्स हैं, पैनिक डिसऑर्डर जिसके बारे में मैं शुरू से बोलता आ रहा हूँ कि आज तक की सिचुएशन है, स्पेशली जो कोरोना की सिचुएशन है, पैनिक मत हो, पैनिक मत हो। पैनिक होंगे तो डेफिनेटली आपका सारा सिस्टम, इम्यून सिस्टम सब कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा। एक्सपीरियंसिंग रिकरिंग पैनिक अटैक्स एट अनएक्सपेक्टेड टाइम। आपको पता है किस टाइम मैं खौफ में पैदा होऊंगा, मुझे किस टाइम पैनिक स्टार्ट हो जाएगा। बेतुके टाइम पे ना अक्सर लोगों को पैनिक स्टार्ट हो जाता है, और फिर इनको ये टेंशन लगी रहती है कि दूसरा अटैक कब हो जाएगा। बोले दूसरा ना भी होना हो तो सोचते हैं समझ कि दोबारा ना मुझे अंदर अटैक पैदा हो जाए, मुझे दोबारा कहीं खौफ ना पैदा हो जाए किसी चीज का। वो फिर इस टेंशन में उनको दोबारा वाकई ही हो जाता है। ठीक है, तो जो पैनिक होते हैं ना लोग, वो भी एंजाइटी का एक रीजन है। नेक्स्ट है फोबिया। फोबिया होता है कि आपको किसी चीज का खौफ, जैसे एक्सेसिव फियर ऑफ अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, सिचुएशन और एक्टिविटी। किसी एक्टिविटी का, किसी सिचुएशन या किसी ऑब्जेक्ट का आपको खौफ होता है। जैसे कुछ लोगों को हाइट फोबिया होता है, वो ऊंचाई से बड़ा डरते हैं। ठीक है, किसी को स्टेयर्स का फोबिया होता है, वो सीढ़ियों से भी डर जाते हैं कि मैं सीढ़ियों से गिरना है, वो सीढ़ियों से भी डर डर कर उतरते हैं। तो मैं ऐसे लोगों को जानता नहीं। इससे जिनको हाइट फोबिया होता है वो वक्त होता है जब नॉर्दर्न एरियाज में जाए ना, हिल स्टेशन पे, तो वो वहां पे जाके जो है ना, जब नीचे देखते हैं तो वो वहीं पे कांपना शुरू हो जाते हैं। वो तो गाड़ी पे जा रहे होंगे, गाड़ी में उस साइड पे बैठेंगे जहां से नीचे खाई नजर ना आए। तो उनको क्या, उनको हाइट फोबिया होता है, वो डर, एक खौफ उनके अंदर पैदा होता है इस चीज का। नेक्स्ट है हमारे पास सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, और इसमें हमें यही डर लगता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे। जो हमारे सोसाइटी में सबसे ज्यादा चलता है कि लोग क्या कहेंगे। एक्सट्रीम fear of being judged by others in social situations। जब आप किसी सोशल गैदरिंग में हैं, किसी ऐसी सिचुएशन में गए हैं
कोई आपका फंक्शन है, वहाँ पे चलेंगे तो आप इसी खौफ में रहते हैं लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, लोग मैं अगर ये ड्रेस पहन के जाऊँगा या जाऊँगी, लोग मुझे क्या बात कर देंगे। ठीक है, स्पेशली फीमेल करते हैं, अगर मैं ये मेकअप किया होगा तो कहीं मजाक ना बन जाए। ठीक है, तो ये जो खौफ है ये आपका सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो ये उन लोगों से ज्यादा होता है जो इमेजिनेशन में ज्यादा रहते हैं। ठीक है, recurring irrational thoughts that lead you to perform specific repeated behaviors. Irrational thoughts. तो irrational thoughts का मतलब ये है कि बेतुकी, जिनका कोई लॉजिक नहीं है, ऐसी सोचें हमारे दिमाग में चल रही होती हैं। जैसे अक्सर हम बैठे होते हैं तो बैठे बैठे सोच होते हैं, अच्छा तो वो मेरे साथ सिंसियर नहीं है। ठीक है, तो पता नहीं वो सिंसियर है नहीं है, पता नहीं, बैठेंगे बैठे बैठे सोचेंगे, अच्छा ये अगले साल मेरे पास 1 करोड़ रुपया, उसके अगले साल मेरे पास 5 6 गाड़ियाँ होंगी, मेरे पास ये होगा वो होगा। एफर्ट मैंने कोई नहीं करनी है, बस सोच सोच के ना अपने अंदर एक चीज पैदा कर लेनी है। जैसे कि मोस्ट लोग करते हैं, नॉवेल्स पढ़ पढ़ के अपनी इमेजिनेशन क्रिएट करते हैं कि मेरी कल को लाइफ ऐसी होगी, मेरी लाइफ कल को वैसी होगी। वो जब बाद में शादी होती है तो लाइफ टोटली ऑपोजिट होती है, तो लोग टेंशन में आते हैं और फिर वो क्योस हो, फिर क्राइसिस की लाइफ स्टार्ट होती है। तो यही है कि आप इरेशनल थॉट्स में अपने माइंड में क्रिएट करते जा रहे हैं जिसका रियलिटी से कोई वास्ता ही नहीं। सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर, ये डिसऑर्डर भी बहुत से लोग होता है जो बड़े सेंसिटिव होते हैं, और ये तकरीबन आज से कोई 6 7 साल पहले मुझे भी था। जब मुझे बल्कि 6 7 साल नहीं से भी पहले की बात है, जब मुझे फॉरेन में पढ़ने का चांस मिला था, तो मैं सिर्फ इस वजह से था कि मैं अपनी फैमिली से दूर हो जाऊंगा, मेरी वाला से ज़्यादा अटैचमेंट है कि मैं अपनी वाला से दूर चला जाऊंगा तो मैं कैसे वहाँ पे रहूंगा। तो खैर अब आहिस्ता आहिस्ता मैंने तो ये बहुत से अपने अंदर चेंजेस लेके आए हैं। तो बहुत से आम से ऐसे लोग होंगे जिसको ये ये डिसऑर्डर जो है एंजाइटी का, सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर, ये होगा कि वो अपने घर वालों से दूर रहना पसंद नहीं करते, वो अपने फ्रेंड्स के साथ रहना पसंद करते हैं। वो कहते हैं कि हम कल को अलग हो गए या मेरी, जैसे हम ऐसे सोचते भी हैं, अगर मेरे पेरेंट्स को कुछ हो गया तो मेरा क्या बनेगा। ठीक है, मेरा तो कोई भी नहीं। ये जो सेपरेशन डिसऑर्डर जो है आपकी एंजाइटी का, ये इस तरह से होता है। इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर, ये आपकी हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से है, और ये एंजाइटी आपको सीधे बीमारी लगना जाए। अगर कोई छोटा सा बुखार भी हो गया तो हमें लगता है बस मुझे कैंसर हो गया, जो कि हम गूगल बाबा जी से हेल्प लेते हैं। हमें छींक आई है, हम गूगल पर जाकर लिखेंगे भी कि व्हाट इज द कॉज ऑफ स्नीज, तो हमारे सामने आ गया कैंसर। वो हमें जब भी कोई छोटी बीमारी लिखो आपको कैंसर बताया था, आपको कैंसर हो गया, आपको सब सिम्टम्स लिखे आपको कैंसर निकाल देगा उस चीज का। तो ये क्या है कि ये इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर है कि कुछ लोग होते हैं जो बड़े ही वहमी होते हैं, तो छोटा सा भी उनको बुखार भी हो गया तो उनको तो बस मैंने अब मर जाना, वो पड़े होंगे। अगर उनका बुखार 105 पे चला गया, 104 पे चला गया, तो जो भी रहेगा मुझे माफ कर देना, मैंने नहीं बचा, मैंने नहीं बचा, मैं बस मैं गया। तो वो इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर है। तो लास्ट वन है हमारे पास, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ये उन चीज़ों से है जो आपको कोई ट्रॉमा, बहुत बड़ा आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हो गया जिससे आप मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए। जैसे अगर किसी यहाँ पे हमारे नॉर्दर्न एरियाज में स्पेशली चलता है, नॉर्दर्न एरियाज में भी तो खैर हर जगह पे नहीं, जो हमारा नॉर्थ वजीरिस्तान है, उधर के कुछ लोगों से मेरा मिलना हुआ तो उनमें ये चीज़ मैंने देखी थी। वो क्या था, जिसकी पूरी फैमिली एक ड्रोन अटैक में मर चुकी हो और अकेला बंदा पीछे बचा हो, वो तो फिर ये कि भाई मैं, मेरे लिए तो मेरा सब कुछ खत्म हो गया, मैं किसी का क्यों कुछ छोड़ू। ठीक है, वो क्या उसके साथ कोई ऐसी चीज हुई है जो उसके दिमाग पर इतना इन्फ्लुएंस कर गया है कि वो उसके लिए अब कोई चीज अहमियत नहीं रखती। तो वो जो इस तरह के इंसिडेंट है, वो आपके जो है ट्रॉमा जो वो क्रिएट होता है, जो उसके बाद जो आपके आते हैं कॉन्सिक्वेंसेस, वो आपका बनता है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। तो जहाँ तक कि हमारी आज क्लास थी, तो ये अब हो चुकी है कंप्लीट। तो आप सब लोग अपने माइक्स ऑन कर सकते हैं, और कोई कुछ पूछना चाहता हो तो वो पूछ। आपके काफी कमेंट्स भी चलते आते हैं, पहले मैं कमेंट्स भी पढ़ लूँ सबके। सर थोड़ा ऊंचा बोलो प्लीज। ओ सॉरी बेटा, मैंने अब पूरी क्लास खत्म होने के बाद कमेंट पढ़ा है। अच्छा ठीक। ये डॉक्टर फलक शेर इस क्लास में किधर से घुस आया।
इसका करना पड़ेगा कुछ। ओके, अभी ये कि अगर आप में से कोई स्टूडेंट मुझे अप्रोच कर ले तो उसको मैं ये फिर यूएसबी में दे सकता हूँ लेक्चर्स, क्योंकि अभी एक स्टूडेंट का नया है तो आया, तो वो प्राइवेटली मैसेज है, उनकी ये रिक्वेस्ट है कि उनका नेट भी जो है डिस्कनेक्ट होता जा रहा है कोई मतलब, तो उनका लेक्चर नहीं सुन पाए, तो उनको जो ये अगर रिकॉर्डिंग मिल जाए तो ये बहुत बड़ी फाइल होती है, मेल में तो जा नहीं सकती, इसलिए अगर कोई स्टूडेंट मुझ तक अप्रोच कर ले तो मैं उसको यूएसबी में दे दूँ, वो फिर आगे साथ में भेज दे, तो ऐसा इजीली पॉसिबल हो सकता है। ये डिसऑर्डर तो दूर दूर तक मुझ में नहीं सेपरेशन, चलिए अच्छी बात है, मैंने यहाँ वैसे सेपरेट रहती है, ये एहसास लोगों में होता है। जी आप टारगेट से सीधा सीधा शुरू हो गए सब लोग इनसे करना, तो ऐसी सर आप मॉडल पे अपलोड कर दें वीडियोस। मूडल पे मैंने एक्सेस नहीं ली हुई ना, मैं इन लंबे बाकी मैं अपना सेल फोन पे बात करके तो मूडल रहने बड़ी फर्क चीज है, बिल्कुल हर शाम आपकी तरह। क्यों सर? मैं तो आपके इतना होनहार स्टूडेंट हूँ। होनहार या खौफनाक? सर वो आप जो मर्जी समझे। नहीं आप होनहार है, आप अपने देश रखेंगे। हाँ बिल्कुल कहूँगा। सर अपना व्हाट्सएप चेक करें। अच्छा मैं व्हाट्सएप चेक करता हूँ, बाकी यूट्यूब चैनल का आपका एक